कंगना ने ट्वीट करके ये कहा है कि पंजाब में उनकी जो पुतले जलाए जा रहे हैं, आखिरकार क्या कंगना रनावत कोई सेलिब्रिटी है क्या, या वो राजनेता हैं जो इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से उनके साथ? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा शेरीन आपसे। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और ये प्रश्न इस मायने में भी अच्छा है क्योंकि जो नया कृषि बिल आया है उसके आड़ में जो लोगों को गुमराह करने की दिन प्रतिदिन कोशिश की जा रही है, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि नया कृषि बिल क्या है। लोग एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी का मतलब क्या होता है हमें ये भी समझने की आवश्यकता है। और जब हम एमएसपी का चर्चा कर रहे हैं, मतलब मार्केट सेलिंग प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट, ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वी कैन से, उसमें क्या है कि आप एक गवर्नमेंट जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक प्राइस सेट कर देती है कि ठीक है इतना एमएसपी है, मतलब इससे मिनिमम किसी भी कंडीशन में सामने वाले प्रोडक्ट का, चाहे वो रवि का फसल हो, रवि के फसल का जब हम चर्चा करते हैं तो गेहूं का नाम ले लें हम, या चना का नाम ले लें, या प्याज का नाम ले लें, या तमाम ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, उसमें किसी भी प्रोडक्ट का उस एमएसपी के प्राइस से नीचे की खरीदारी नहीं होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने जो नया कानून लाया, इसने बोला कि एमएसपी के मूल्यों पर खरीदारी जारी रहेगी। उसके अलावा किसानों के आमदनी को बढ़ाने के लिए अगर कोई किसान वन नेशन वन मार्केट के अंतर्गत, अगर वो मान लीजिए कि दिल्ली का कोई किसान दिल्ली में किसी फसल का उपज करता है, और अगर दिल्ली से ज़्यादा पैसा उसको उत्तर प्रदेश के नोएडा में मिल रहा है, तो दिल्ली के बदले वो ले जाकर अपने प्रोडक्ट को नोएडा में सेल कर सकता है। नोएडा के जो उपभोक्ता हैं वो यहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि किसानों के फसल के उपज में जो पैसा मिल रहा है, जो मूल्य है, उसमें पारदर्शिता बरती जाएगी। सेकेंडरी थिंग, जब हम एमएसपी का चर्चा कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आप गेहूं का चर्चा कीजिए, 2013 से 2014 में 1340 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का, एक क्विंटल गेहूं का एमएसपी था, जो अभी बढ़कर 1955 रुपये कर दिया गया। उसके अलावा ऐसा बोला गया कि हर एक साल हम देखेंगे कि कैसा प्रोडक्ट है, और उसके अनुसार मिनिमम 50 रुपये से 350 रुपये तक हम प्रोडक्ट मूल्य बढ़ाने का कार्य करेंगे। यहाँ पर किसानों के साथ कहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। तीसरा बात, जो लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है कि किसान के ज़मीनों को जो बहुत बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं वो लोग अपने अंडर में ले लेंगे, उसको ये लोग छीन लेंगे। सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आदरणीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बात को बोला कि देखिए, जो हम लोग समझौता का बात कर रहे हैं, और समझौता का मतलब फिर समझने की आवश्यकता है कि एमएसपी से ऊपर अगर किसी की प्राइस मिल रही है, तभी भी अगर किसान मंडी में जाकर एमएसपी पर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो बिल्कुल बेच सकता है, उसको, वो स्वतंत्र है, उसके लिए उसको पूरा अधिकार है। उसके अलावा अगर कोई किसान को कोई ज़्यादा पैसा दे रहा है, तो एक जो सामने वाला उपभोक्ता है और सामने वाला किसान है, दोनों आपस में समझौता कर सकते हैं। एक जो पूंजीपति है जो उसको एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, वो सिर्फ फसल को लेकर उपभोक्ता, पूंजीपति और किसान आपस में समझौता कर सकते हैं। और फसल के समझौते का मतलब, फसल के क्रय विक्रय करने का मतलब कभी भी नहीं लगाना चाहिए कि आप किसी के ज़मीन को लीज पर ले रहे हैं, या आप किसी के ज़मीन को सेल कर रहे हैं, या उसे क्रय कर रहे हैं, या विक्रय कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, या सेल कर रहे हैं, या आप किसी पर दबाव दे रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट के एवज में अपना ज़मीन दे दो। अगर ऐसा आप करेंगे तो जो भी एजेंसियां जिसमें शामिल होगी उसके लाइसेंस को तुरंत निरस्त किया जाएगा, ऐसा आदरणीय कृषि मंत्री ने हमारा बोला। अब एक बात बताइए कि जब इतने स्पष्टता के साथ एक एक बात समझाया जा रहा है, चर्चा कौन कर रहे हैं? किसान के नाम पर लोगों को भड़का कौन रहे हैं? राहुल गांधी जैसे लोग, ऐसे लोग जिनसे अगर आप पूछ दीजिए कि रबी का जो मौसम होता है, रबी के समय किस फसल की बुआई, जोताई और कटाई होती है, और जो खरीफ होता है, खरीफ के समय कौन सा फसल उगाया जाता है, इन्हें नहीं पता होगा। इनसे अगर आप पूछ दीजिए कि 1 बीघा खेत है, 1 बीघा का मतलब 20 कट्ठा, बहुत लोगों को शायद नहीं जानकारी होगा, और बहुत लोगों का मेरा तात्पर्य फिर यही है, मैं देश के किसानों पर कोई भी शंका नहीं कर रहा हूँ। वो तो ऐसे हैं कि राष्ट्र में सत्ता गुलाम हो सकता है, शासन गुलाम हो सकता है, लेकिन इस राष्ट्र का, भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, इस राष्ट्र का किसान कभी भी गुलाम नहीं हो सकता। आपने ये बात कही, अभी आपने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी को ये नहीं पता कि कौन सी फसल है। आपने ये भी बात कही कि जिस तरीके से कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है, तो यहाँ पे ये भी बात हो सकती है कि मैंने कंगना का क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करूंगी सर, जैसे कि पंजाब में पुतले जलाए जा रहे हैं, तो कहीं ये चिढ़ तो नहीं है, कहीं खुंदस तो नहीं है उसी बात की कि एक तरफ बीजेपी की तरफ से
किसानों को बिल लेके गया। और दूसरी तरफ जिस तरीके से ड्रग्स का खुलासा हो रहा है, क्योंकि नेक्सस तो बहुत बड़ा पंजाब में भी चलता है ड्रग्स को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए बहुत उम्दा प्रश्न आपने किया है। और 1 मिनट में राहुल गांधी वाला जो बात आपको बता रहा था, मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि इन्होंने शायद अभी तक बिल भी नहीं पढ़ा है। 14 तारीख से संसद का सत्र शुरू हुआ है और कल ये दिल्ली लौटे हैं। उसके पहले ये अपनी माता श्री के साथ लंदन में थे। और अब हम कृषि बिल पर आते हैं। बिना कृषि बिल की जानकारी लिए हुए आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वहाँ पर। आपको पता ही नहीं है कि किसानों को ऊपर उठाने का कोशिश कर रहा है। मैं फिर एक बात रिपीट करना चाहूँगा कि इस राष्ट्र में सत्ता गुलाम हो सकती है, शासन गुलाम हो सकता है, लेकिन इस राष्ट्र का किसान कभी भी गुलाम नहीं हो सकता है। हमारी राष्ट्र की भूमि ऐसी रही है, हमारे राष्ट्र के लोगों की मानसिकता ऐसी रही है। अब आप कंगना का जो बात कर रही है, कंगना ने यही तो बोला, कंगना ने बोला कि ये वही लोग हैं जो सीए और एनआरसी के नाम पर, और जब हम सीए और एनआरसी का चर्चा कर रहे हैं तो ना सीए से ना एनआरसी से ना एनपीआर से किसी की भी नागरिकता नहीं गई। लोग आंदोलन किए, लोग धरना प्रदर्शन किए, एक शाहीन बाग बना तो लोग बोलते थे कि 500 1000 कितने शाहीन बाग बनाएंगे, अब हर जगह शाहीन बाग होगा, हर घर शाहीन बाग होगा। ऐसा भड़काऊं बयान देकर, भाषण देकर इन लोगों ने दिल्ली में फरवरी में दंगा कराया। उस दंगे में 50 से 60 हिंदुस्तानी मारे गए। और यही लोग आज जब सीए और एनआरसी के नाते किसी की नागरिकता नहीं गई है, क्या ये मीडिया के सामने आकर बोल सकते हैं जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर कि नहीं हम गलत थे, सीए के आड़ में हम लोगों को भड़काने का कार्य कर रहे थे। सेम यही कार्य ये भारत के किसानों के साथ कर रहे हैं। जो किसान रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जो किसान गांव के वैसे सुदूर क्षेत्रों में, इलाकों में रहते हैं जहां हो सकता है कि किसी न किसी कारणवश उनके पास तक सही जानकारी और सही ज्ञान नहीं पहुंच पाता है, उनको ये भड़का रहे हैं, उनको ये बोल रहे हैं कि देखिए आपकी ज़मीन को हड़पने का कार्य चल रहा है, ये सब ज़मीन पूंजीपतियों को देने का कार्य चल रहा है, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके परे और उलट है। कंगना रनौत जी ने बस यही बात बोला कि ये वही लोग हैं जो सीए और एनआरसी के साथ लोगों को भड़का कर दंगा कराए। और अब जो दंगा कराया उसको हम आतंकी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो अगर ये आतंकी बोल रही है तो आप समझिए इस बात को कि ये आतंकी उन लोगों को बोल रही है जो सीए के नाम पर राष्ट्र के लोगों को भड़का रहे थे। ये उन लोगों को आतंकी बोल रही है जो किसान आंदोलन जबरदस्ती करवा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि एक बार जैसे प्याज के चक्कर में सरकार चली गई थी वाजपेयी जी की, वैसे ही किसी चक्कर में हम मोदी से सत्ता वापस ले लें। लेकिन इनको पता ही नहीं है कि मोदी वो चीज़ है जो करता है तो खूंटे के को एकदम ठोक कर डंके के चोट पर करता है। उसको पता होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। और उस नाते कंगना रनौत ने बोला कि ये आतंकी है। उसने एक बार भी किसानों को, इवन उन्होंने अपने ट्वीट को, कंगना रनौत एक ऐसी लड़की है जो कि अगर कुछ बयान दे वो कभी सफाई नहीं देती है, कभी माफ़ी नहीं मांगती है। लेकिन उनको पता है, क्योंकि कंगना भी एक ऐसे परिवार से आई है जहाँ पर उन्होंने देखा है कि आखिर मूलभूत संरचना और आधार क्या होता है, लोग वहाँ से कैसे उठते हैं। और हम हो या आप हो या तमाम ऐसे लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वो कहीं ना कहीं किसानों के उस दर्द को, किसानों के उस मेहनत को, किसानों के उस किए धरे को, जिसके बदौलत आप, मैं या तमाम जनमानस जो आज खाना सुबह से लेकर शाम तक जो मनसो खा रहा है, इस हर एक बात को हम समझते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र के किसानों का देन है। लेकिन ऐसा इंसान उस बात को कैसे समझ सकता है जिसकी माता इटली से हो, जिसके पिता यहाँ के राजनीतिक राजघराने में जन्म लिए हों, जिसने बचपन ही अपना लंदन में, यूएसए में कहाँ कहाँ बिताया हो, जो कभी जाकर, जिसको ये नहीं पता हो कि अगर 6000 रुपये किसी को दिया जा रहा है आज के डेट में किसानों को, तो 1 बीघा में अगर जो खतियानी होती है, खतियानी का मतलब कि अगर आपके नाम पर 1 बीघा है तो उसमें किसका किसका नाम रजिस्टर्ड है, और अगर उसमें 10 लोगों का नाम रजिस्टर्ड है, इसका मतलब 20 कट्ठे में आपको 60,000 रुपये सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसलिए, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 60,000 रुपये का उत्पादन 1 बीघे में, मतलब 20 कट्ठा में कोई भी किसान नहीं कर पाता होगा। फिर भी सरकार इतना मदद कर रहा है। ये बात जिसको जानकारी नहीं हो, जो किसानों के बीच जाकर ये बात नहीं समझा पाए कि आपको सरकार जो बेनिफिट दे रही है उसका फ़ायदा आप उठाएं, ऐसे लोग किसान का चिंता कर रहे हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता है कि कौन सी बंजर भूमि होती है, कौन सी उपजाऊ भूमि होती है, उपजाऊ भूमि को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, कहाँ पर किस चीज़ का खेती कर, वाह रे वाह, ये लोग भी किसान नेता बनने चले हैं। और जब ये लोग किसान नेता बनने लगेंगे तो जो हमारे देश के
उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या अभी के तमाम ऐसे कृषि नेता हैं, वो लोग क्या करेंगे? सर एक लास्ट क्वेश्चन कि कांग्रेस की बात आपने की, तो कांग्रेस हर मुद्दे को लेकर इस तरीके से राहुल गांधी या राहुल गांधी की पार्टी का कोई भी नेता अगर ट्विटर पे ट्वीट करने लगते हैं और ये कहते हैं कि भाजपा इस काम को लेकर गलत कर रही है, चाहे फिर वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे फिर वो चाइना की राजनीति को लेकर हो, सर फिर इस बात को क्यों नहीं लेकर कुछ बोलते हैं? जिस तरीके से ड्रग्स को लेकर खुलासे हो रहे हैं उसको लेकर तो कांग्रेस का कोई भी नेता सामने नहीं आता कि ये भी एक बड़ी समस्या है। देखिए, एक बात मैं आपसे बता रहा हूँ, अभी कांग्रेस का जो नीति है, अगर कांग्रेस किसी भी कानून के बदले, किसी भी कानून के खिलाफ, किसी भी एक्ट के खिलाफ, किसी भी संविधान में संशोधन के खिलाफ अगर कोई बात उठाती है, तो देश की जनता इस बात को समझ जाती है कि अच्छा कांग्रेस आवाज़ उठा रही है, इसका मतलब कि राष्ट्र के हित में कार्य हो रहा है। अब जो ड्रग्स का मैटर आपने उठाई, सही प्रश्न आपने किया, और एक दो लोगों ने पहले भी उठाया है कि पंजाब आपने देखा होगा, उड़ता पंजाब नामक जो मूवी था, ड्रग्स पर ही बेस्ड मूवी था। पंजाब में सरकार किसकी है? अमरिंदर सिंह की, जो कांग्रेस के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? शिवसेना की, जिसमें कांग्रेस गठबंधन के रूप में कार्य कर रहा है। अब कांग्रेस को पता है कि महाराष्ट्र में अगर गठबंधन के रूप में हम कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर ड्रग्स नेक्सस का जांच हो रहा है, पूरे राष्ट्र में शिवसेना से लेकर सबकी बदनामी हो रही है। अगर यही चीज़ पंजाब में शुरू हो जाए तो हम जहाँ बचे हैं, जितना बचे हैं, कल के दिन में ऐसा हो जाएगा कि 543 में हम गठबंधन को जोड़कर 55 भी नहीं बचेंगे, और जब 55 भी नहीं बचेंगे तो हम संसद में विपक्ष के नाते बैठ भी नहीं पाएंगे, और फिर जो मेरा आवाज़ और जो मेरा रोजी रोटी और सब कुछ चल रहा है वो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो कांग्रेस को कहीं चिंता ही नहीं है राष्ट्र की। कांग्रेस को इससे मतलब ही नहीं है कि राष्ट्र के लोग मरे या जिए। कांग्रेस को इस चीज़ से मतलब ही नहीं है कि राष्ट्र के लोगों के साथ भला हो रहा है या बुरा हो रहा है। कांग्रेस को सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है कि कुछ भी हो, ये न किन प्रकार सत्ता मेरे हाथ में आ जाना चाहिए। और जब कांग्रेस अपने हाथ से सत्ता को खिसकते हुए देख रही है, और आने वाले 2024 में भी जब कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि अच्छे यार, भारत में तो 65% से ज़्यादा लोग कृषि पर विश्वास करते हैं, भारत में बहुत सारे लोगों के इमोशन से राम मंदिर जुड़ा हुआ था, भारत में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा इमोशन जुड़ा हुआ था जहां पर कि 370 और 35A को ख़त्म करने के बाद उन दिलों पर मोदी और अमित शाह ने राज करने का काम किया है। तो जब ये हर एक कार्य ये लोग कर रहे हैं, और जिस दिन जो कृषि संशोधन एक्ट ये लाए हैं, अगर सही में राष्ट्र के किसान उस बात को समझ जाएंगे, तब तो 24, 29 और न जाने कब तक हम कभी सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे। तो उनकी मंशा है सत्ता में कैसे भी आने की, उनकी मंशा कहीं भी नहीं है, उनकी चिंता तनिक भी नहीं है कि राष्ट्र का भलाई हो, तो क्यों राष्ट्र के बारे में सोचेंगे। लेकिन राष्ट्र के लोग इस बात को समझ रहे हैं। और हम आपसे एक बात और विश्वास से बोलना चाहते हैं कि राहुल गांधी जो अमेठी छोड़कर वायनाड गए थे, तो किस नाते वायनाड गए थे सबको पता है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या स्थिति है वोटरों की, और आने वाले समय में अगर ऐसा स्थिति रहा तो अमेठी से तो हारे ही हैं, वायनाड से लोग इनको लतिया करना भगा दे, और जब वहाँ से ये भागेंगे तो कोई नया जगह इनको खोजना पड़ेगा, और हमको नहीं उम्मीद है कि कोई ऐसा जगह इनको नसीब होगा। महाराष्ट्र में जिस तरीके से बड़े बड़े सितारों को लेकर खुलासे हो रहे हैं, लोगों का ये भी कहना है कि बड़े जो कलाकार हैं, मतलब A ग्रेड की लिस्ट में आने वाले लोगों के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हैं राजनीति के नेताओं से, मतलब जैसे कि महाराष्ट्र में जो सरकार है, इसीलिए ये सरकार उन लोगों की आवाज़ को दबा रही है जो भी खुलासा करना चाहता है। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं युवराज सिंह, जो भी इसी इंडस्ट्री से आते हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि जो A+ एक्टर हैं उनके भी नाम अभी खुलना बाकी हैं, क्योंकि इसमें आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। जी बिल्कुल, मैं आपसे बात बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में अब देखिएगा, और ख़ास करके मुंबई का, जब हम महाराष्ट्र का चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी पार्टी हो, जैसे अगर बांद्रा में एक विधायक है बाबा सिद्दीकी, अगर बाबा सिद्दीकी के यहाँ कोई पार्टी है, तो अब तमाम A-लिस्ट एक्टर्स को, शाहरुख से लेकर सलमान, सोहेल से लेकर उस समय इरफान थे, ये लोग तमाम ऐसे लोग थे जो उनके यहाँ दरबार लगाने पहुँचते थे। मतलब एक विधायक के यहाँ तमाम A-लिस्ट एक्टर्स अपने शूटिंग को कैंसिल कर देंगे, अपने शेड्यूल को इधर से उधर कर देंगे, लेकिन वहाँ पर पहुँचेंगे हाजिरी और दरबार लगाने। और ऐसे तमाम राजनेता रहे हैं, चाहे आप शरद पवार का नाम ले लें, या उद्धव ठाकरे का नाम ले लें, या संजय राउत का नाम ले लें, या कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान और अशोक चौहान तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, ऐसे ऐसे लोग वहाँ रहे हैं, या संजय निरुपम जो कि बिहार के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र में उनकी राजनीति है। ये ऐसे लोगों का वहाँ पर राजनीति और बॉलीवुड का जब आप गठजोड़ देखिएगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर बॉलीवुड वाले राजनीतिज्ञ हैं या राजनीतिज्ञ जो हैं वहीं बॉलीवुड वाले हैं। और उसी का नतीजा होता है कि उर्मिला मातोंडकर जैसे लोगों को कांग्रेस से मुंबई के नॉर्थ ईस्ट सीट से टिकट दे दिया जाता है। अब ऐसे लोग
संजय राउत का तो काम ही है, उसका एक ही काम और उसके पास कोई काम नहीं है। उसको शिवसेना ने अपना चीफ स्पोक्स पर्सन सिर्फ इसीलिए बनाया है कि जो गलत है उसको तुम मीडिया में जाकर सही बोलो, जो पाक साफ है उसको गलत साबित करो, और जो सही है उसको गलत बनाओ। तुम्हारा काम यही है, तुम ये करते रहो। इस बार भी तुम राज्यसभा के सदस्य हो, आने वाले जब तक तुम रहोगे तुमको हम राज्यसभा भेजने का कार्य करेंगे, और इसी का नतीजा है कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है। वरना क्यों नहीं कांग्रेस का एक ऐसा लीडर बता दीजिए जो बोल रहा है, जो आकर खुल कर बोले कि हाँ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। एक ऐसा लीडर बता दे कि हाँ हम एक्टर्स को एक्ट्रेसेस को रोल मॉडल मानते हैं, हमारे राष्ट्र के लोग रोल मॉडल मानते हैं, और जो कार्य ये लोग कर रहे हैं इससे राष्ट्र के युवाओं पर असर पड़ेगा। तो आप राष्ट्र के युवाओं को तब खोजिएगा जब आपको राजनीति में अपने पीछे घुमाने का जरूरत हो। आप राष्ट्र के युवाओं को तब खोजिएगा जब वोट बैंक में आपको पता है कि 65% युवा जो हैं हमारे राष्ट्र के वोटर, वो 65% युवा हैं, तब आप युवा का राजनीति कीजिए। बॉलीवुड में से तमाम कलाकार हैं ऐसे जो कोई भी मुद्दा होता है उसको लेकर तख्तियां लेकर सामने आ जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। आज इतना बड़ा मुद्दा है कि ड्रग्स की सफाई को लेकर हर जानमानस आवाज़ उठा रहा है कि बॉलीवुड में से ड्रग्स की माफिया है, उसको ख़त्म करना चाहिए। फिर अमिताभ बच्चन हो, अक्षय कुमार हो, या तमाम बड़े कलाकार हों, या फिर सलमान खान हो, ये आगे आकर क्यों नहीं कहते कि इस समस्या को ख़त्म करना चाहिए? क्योंकि ये दम मारो दम गैंग से सब लोग जुड़े हुए हैं, सब उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं। जिस थाली की चर्चा जया बच्चन जी ने संसद में की थी कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, अब इस बात को तो प्रमाणित कर रहा है बॉलीवुड का वो सब माफिया गैंग, बॉलीवुड का वो जो ड्रग डफली है। अब देख लीजिए तमाम नाम जो आ रहे हैं सामने, ये ना आपके और मेरे बीच के हैं, ना आपके और मेरे परिवार या किसी आम राष्ट्र के लोग हैं, परिवार के लोग हैं। ये सब लोग तो उसी परिवार का हिस्सा हैं जिसको बॉलीवुड अपना एक परिवार दिखाता है। आज के डेट में कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो कि इस बात को कहीं ना कहीं से नकार रही है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और वो ये एक बात और बोल रही है कि वहाँ पर ऐसा होता था कि ये लोग अगर शूटिंग के सेट पर पहुँच रहे हैं तो वहाँ पर भी साइड में जाकर नशा करते थे, और वहाँ पर अगर आप इनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं इसका मतलब आप योयो ग्रुप के और हे कूल मैन वाले ग्रुप के नहीं हैं, और आपको दरकिनार कर दिया जाता है। आप बगल से पास करेंगे तो आपसे बात नहीं किया जाएगा। ऐसे लोग जो अपना ऐसा ही एक डफली बना लिए हैं, जो अपना एक ऐसा ही इन्वायरमेंट और फैमिली तैयार कर लिए हैं, वो सामने आने का क्यों जरूरत और जुर्रत करेंगे? एक लास्ट क्वेश्चन के, जैसे कि दिया मिर्जा का नाम लेकर सामने आ रहा है, सोनाक्षी सिन्हा का भी नाम आ रहा है। दिया मिर्जा ने ये कहा कि जो भी एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठ है, मैंने ड्रग्स नहीं लिया, और इन्हीं का सपोर्ट करते हैं राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार। देखिए, इसके लिए मैं बस एक ही लाइन बोलूँगा कि रिया चक्रवर्ती और दीपिका तो सिर्फ झांकी है, और सोनाक्षी सिन्हा, दिया, करिश्मा और तमाम ऐसे कितने अभी बाकी हैं। जो 2017 में जो पार्टी हुई थी जिसमें दीपिका पादुकोण का नाम तो कई दिनों से आ ही रहा है, पर अब तो सोनाक्षी सिन्हा का नाम भी उस पार्टी में आ गया है, जिसमें ये चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि उस पार्टी में जितने भी लोग थे उन सब ने ड्रग्स लिया था। जी देखिए, बिल्कुल मैं एक बात बताना चाहूँगा कि रामलीला जैसे मूवियों के आड़ में दीपिका पादुकोण जैसे लोग ड्रग्स का लीला कर रहे थे। और जिस कोको पब की पार्टी की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये अक्टूबर महीने में 2017 के अक्टूबर महीने में ये पार्टी हुई थी, और दीपिका पादुकोण के द्वारा वहाँ पर चाहे सोनाक्षी सिन्हा हो या सिद्धार्थ मल्होत्रा हो या आदित्य रॉय कपूर हो, ये लोग सब वहाँ पर आमंत्रित किए गए थे। और एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो अभी हमारे सामने व्हाट्सएप चैट आ रहा है दीपिका पादुकोण का, जहाँ पर वो करिश्मा प्रकाश से बार बार पूछती है कि माल है क्या, तो वो बोलती है कि हाँ है, तो फिर ये बोलती है कि गांजा नहीं हैश, तो वो बोलती है कि हाँ हैश है। ये हैश टैग के आड़ में जो हैश का खेला ये लोग खेल रहे थे, इसकी पूरी सच्चाई जो है वो सामने दिन प्रतिदिन आ रही है। अब एक बात समझिए, वहाँ पर पहले ये दिन में पूछती है, और वहाँ पर करिश्मा प्रकाश बताती है कि अभी मैं बांद्रा में हूँ और मैं कोई अमित नाम का शख्स रहता है उसके द्वारा मैं भिजवा देती हूँ। उसके बाद ये बोलती है ठीक है। फिर उसी दिन जो पार्टी होती है उसमें शाम के समय कॉल पर जब पूछती है करिश्मा प्रकाश कि आप कब पहुंच रही हैं, तो ये क्लियरली इंडिकेट करती है कि मैं इन बिटवीन 11:30 to 12 कोको पब में पहुंचूंगी और मेरे साथ ये तमाम लोग होंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जहां पर कोई स्पेशली ड्रग्स का मांग कर रहा है, इन इंडिया इट्स वेरी नॉर्मल एंड कॉमन टू नो कि अगर किसी भी पब में किसी भी तरह की पार्टी हो रही है तो वहाँ पर वाइन, बियर, विस्की ये सब इजीली अवेलेबल है, शैंपेन ये सब इजीली अवेलेबल है। लेकिन उसके अलावा कोई ड्राई प्रोडक्ट को, और जब हम ड्राई नशा का बात करते हैं तो इस बात को बार बार समझने की आवश्यकता है कि ड्राई नशा वो नशा जो हिंदुस्तान में प्रतिबंधित है, वो नशा यदि हम कोकीन और हीरोइन का बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू एनसीबी
अगर आपके पास आप कंज्यूम कर रहे हैं या आप प्रिजर्व कर रहे हैं या किसी भी तरीके से आप कोकीन या हीरोइन जैसे मादक पदार्थ रखे हैं तो आपको 1 साल तक की सज़ा या 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों, ये सज़ा का प्रावधान है। उसके अलावा जिस हैश का बात हो रहा है यहाँ पर वो भी कंज्यूमेबल नहीं है, नॉन कंज्यूमेबल है अकॉर्डिंग टू आईपीसी इंडियन पैनल कोड के तहत। उसमें भी 10,000 रुपये तक का फाइन और 6 महीने का सश्रम कारावास है। अब एक बात बताइए कि ये ऐसे लोग हैं, चाहे हम दीपिका पादुकोण का नाम लें या उनके साथ तमाम, आप देख रहे होंगे कि डी से दीपिका पादुकोण, डी से दिया मिर्जा, आर से रिया चक्रवर्ती, एन से नम्रता शिरोडकर, एस से श्रद्धा कपूर, अब सोनाक्षी सिन्हा का भी नाम ऐड होने लगा है। और सोनाक्षी सिन्हा के साथ साथ जब वहाँ पर हम लोग सिद्धार्थ मल्होत्रा का और आदित्य रॉय कपूर का नाम ले रहे हैं तो एक बात को देखिए, आज तक मीडिया भी इस बात को समझने का कोशिश कर रहा था कि आखिर क्या है कि बॉलीवुड की तमाम अदाकाराओं का ही नाम आ रहा है, किसी एक्टर का नाम क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं जो चैट में लीक हुई और जो सामने आई है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और आदित्य रॉय कपूर, ये कहीं ना कहीं इंगित कर रहा है कि यहाँ से अब बॉलीवुड के तमाम वैसे एक्टर्स जो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इनको अब हमें हीरो नहीं कहना है। आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम देशवासियों से भी अपील करेंगे कि इन्हें हीरो मत कहिए। हीरो का मतलब होता है कि जो अपने फील्ड में बेस्ट हो। हीरो का मतलब होता है जो एक सफलता को इस तरह से लॉन्च करे, एक सफलता में ऐसे अपने आप को ढाले जो कि दूसरों के लिए रोल मॉडल बने। एक हीरो का मतलब कभी भी नहीं हो सकता है कि उसको देखकर हमारे मन में भावना है कि सामने वाला ड्रगिस्ट है, सामने वाला नशेड़ी है। लेकिन ये जो कर रहे हैं ये तो इसी बात को प्रतिबिंबित कर रहा है। आपने सोनाक्षी सिन्हा का नाम लिया, सोनाक्षी सिन्हा यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी। आज तक इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया था और शत्रुघ्न सिन्हा ने जिस तरीके से, अभी आपको भी पता है कि बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं तो उसको लेकर वो थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं कंगना को, तो इस पे क्या बात कहना चाहोगे? क्या उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए जब शत्रुघ्न सिन्हा का नाम आता है तो मैं इस बात को बोलूँगा, आप भी शायद शेरिंग जानती है मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और शत्रुघ्न सिन्हा वो शख्स हैं जो लोग नारी सशक्तिकरण का, वुमेन एम्पावरमेंट का बात करते हैं। और जब उस समय एक्ट्रेसेस का बात चलता था तो ये बोलते थे कि बिहार की किसी भी लड़की को जब तक मैं इंडस्ट्री में हूँ एक्ट्रेस नहीं बनने दूंगा। और इन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी को लॉन्च किया। वहाँ पर इनकी मानसिकता, जो गिरी हुई मानसिकता थी, जो ओछी मानसिकता थी, वो सबके सामने आई। और काहे को शत्रुघ्न सिन्हा पटना के रहने वाले हैं। एक बात मैं और आपको याद दिला दूं कि पटना साहिब से ये 3 बार सांसद रहे हैं। और उसी पटना का लड़का सुशांत सिंह राजपूत, जहां पर ये सांसद रहे हैं, जहां पर इनका घर है, वहां से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर सुशांत सिंह राजपूत का घर है। एक बार ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ति करने के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए 14 जून के बाद 10 बार से ज़्यादा पटना गए। एक बार भी इन्होंने ज़रूरत नहीं समझा कि बगल में चले जाएं सुशांत सिंह राजपूत के घर पर और वहां पर जा कर के हम एक संवेदना व्यक्त करें, इस नाते कि मैं एक राजनेता हूं, इस नाते कि मैं एक बहुत मजा हुआ अभिनेता हूं, इस नाते कि सुशांत भी बिहार का बेटा था और मैं भी बिहार का हूं। ये लोग अभी मीडिया के सामने इसलिए आ जाते हैं क्योंकि कहीं से भी इनको कैमरा, फ्लैश और पब्लिसिटी स्टंट चाहिए। ये इस बात को समझ रहे हैं कि आज बिहार के हर एक घर में, हर एक दिल में सुशांत सिंह राजपूत बस रहा है और कहीं ना कहीं बिहार के लोगों की इमोशन जुड़ चुकी है सुशांत सिंह राजपूत से। तो अगर मैं सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में कुछ बोलते हुए कंगना का सपोर्ट कर दूं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं बिहार के लोगों का इमोशन जो हमसे दूर भाग चुका है वो मेरे करीब आ जाए। बस इस पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसके अलावा एक भी ऐसा कार्य इनको तब हम लोग मानते कि बिहार के लोगों का, बिहार के लड़के हों या लड़कियां हों, उनका ये सपोर्ट करते हैं। अगर मुंबई कोई बिहार से पहुंचता हो या किसी भी रिमोट एरिया से पहुंचता हो, क्या शत्रुघ्न सिन्हा किसी के सामने आकर बोल सकते हैं कि हाँ ये स्ट्रगलर था, ये यहाँ पर आए और मैंने इनका मदद सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं बिहार का हूँ और बिहार के होने के नाते मेरी दायित्व बनती है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इनके साथ खड़ा रहूँ। एक और क्वेश्चन कि अभी बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं, शत्रुघ्न सिन्हा का जिस तरीके से रवैया रहा है सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर, इनकी बेटी के बयान आपने भी सुने होंगे, नेपोटिज्म को लेकर तमाम बातें उन्होंने की, तमाम तरीके की बातें ये हों या फिर सोनम कपूर, इन लोगों की तरफ से कही जा चुकी हैं, तो क्या एक फर्क पड़ेगा शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर आने वाले चुनावों को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है और मैं आपको स्पष्ट बात बता देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं बिहार की जनता इनसे मुख मोड़ चुकी है। ये पहले ही हो गया था 2019 चुनाव से पहले ही, और उसी का नतीजा था कि ये पहले भारतीय जनता पार्टी से निकाले गए, उसके बाद इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, वहाँ पर भी इनको मुँह की खानी पड़ी। अब ये अपना राजनीतिक समीकरण,
अपना राजनीतिक मंशा जो है उसको ये कहीं ना कहीं टटोल रहे हैं बिहार में, लेकिन ये बिल्कुल संभव नहीं है। बिहार के लोग इस बात को क्लियरली समझ चुके हैं कि ये जो रियल लाइफ एक्टर्स हैं ये कभी रियल लाइफ एक्टर्स नहीं बन सकते।